चैप्टर नंबर 9, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इन इंडिया। टोटल 8 मार्क्स और 11। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ ओसीएम से मिलते जुलते दिखाई देंगे और कुछ क्वेश्चन आपको एसपी से रिलेटेड दिखाई देंगे, जैसे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का जो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट है वो आपको एसपी में भी है। इसके अंदर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपने ओसीएम में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर में, बिजनेस सर्विसेज। तो अगर वहाँ का आंसर याद है तो एज इट इज़ आप लिखो, यहाँ याद है तो वहाँ आप एज इट इज़ लिख सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान देते क्या दिया है। सबसे पहले दिया है फाइनेंस, ठीक है। अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, है ना। तो जब हमने बात की थी पब्लिक फाइनेंस की, तो वहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बोला था फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? मनी मैनेजमेंट, पैसा मैनेज करना। क्योंकि पैसा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप बिज़नेस चालू करना चाहते हो तो भी पैसा लगेगा, बिज़नेस चलाना चाहते हो तो भी पैसा लगेगा। उसी तरीके से अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करो, गवर्नमेंट की बात करो, तो उसको भी रनअप करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फाइनेंस इज़ वन ऑफ द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंस। ना तो वरना वो देश क्या हो जाएगा मालूम है ना? कंगाल। हमारे पास रिसेंट ईयर्स में कुछ एग्जाम्पल्स है। श्रीलंका में महंगाई बहुत बढ़ गई, है ना। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच गया। ये क्या है? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है अपने देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जब उनके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली वो देश का डेवलपमेंट करेंगे कैसा? इस वजह से फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस बेसिकली रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। जैसा कि हमने कल से बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं, फाइनेंस का मतलब मनी नहीं है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। यानी आपके पास आने वाला पैसा, इनकम, और आपके यहाँ से जाने वाला पैसा, ठीक है, इनकम और एक्सपेंस दोनों को मैनेज करने की बात हम कहाँ करते हैं? फाइनेंस के अंदर करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द फंड नीडेड बाय द इंडिविजुअल, बिजनेस, हाउसेज एंड द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पजेस। चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो, या फिर किसी भी बड़े बड़े बैंक्स हो, पब्लिक हाउसेज हो, फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या बड़े बड़े बिजनेस हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट है सर? फंड्स। कल भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड्स और नियत। तो अगर फंड ही नहीं है तो भाई प्रॉब्लम में है। तो फंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। पैसा ही नहीं होगा तो मेट्रो, मोनो कहाँ से आएगा? पैसा ही नहीं होगा तो रोड कहाँ से बनेगा? पैसा नहीं होगा तो बड़े बड़े ब्रिजेस कैसे बनेंगे? ठीक है, रूरल और अर्बन का कनेक्टिविटी कैसे होगा? किसी एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? गांव तक सड़कें कहाँ से पहुँचेंगे? कम्युनिकेशन कैसे सेटअप होगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे पहुँचेगी? बस सर्विसेज कैसे कनेक्ट होगी? रोड कैसे पहुँचा? रोड नहीं पहुँचा तो वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स की सर्विसेज नहीं पहुँच सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स वहाँ तक नहीं जा सकता वहाँ के डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, या बिजनेस हाउसेस नहीं जाना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें बिल्डअप करने में अपनी एनर्जी और पैसे दोनों लगाने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर फंडामेंटल्स के अंदर फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंड्स होंगे तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए फाइनेंस इज कैटेगराइज इनटू पर्सनल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड थर्ड वन इज जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पर्सनल फाइनेंस में आएगी, बिजनेस हाउसेस को जो पैसों की ज़रूरत है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आता है, और जो गवर्नमेंट को ज़रूरत है वो कहाँ पर आएगा? पब्लिक फाइनेंस। मुझे जो पैसे की ज़रूरत है उसको पर्सनल फाइनेंस बोलेंगे, बिजनेस को जिसकी ज़रूरत है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आएगा, और गवर्नमेंट को जिसकी ज़रूरत है वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आएगा। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ द फंड्स। कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट है भाई साहब? फाइनेंशियल सिस्टम। भाई साहब फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है?
तो किसी भी देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर दो तरीके के फिनेंशियल सिस्टम होता है, एक उनके लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं और एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में काम करते हैं, जो इमीडिएट फंड आपको जनरेट करके देना चाहते हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ने के लिए मिलेगा। इसीलिए इसको फिनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ द वेल्थ विच इज वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने जो अभी कहा, अगर आपको देश के गवर्नमेंट में या देश का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो आपको किसकी ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हर देश चाहता है कि उसके पास क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। यस और नो? द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया comprises the financial institutions, financial markets, financial instruments and the financial services। इसलिए इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें फिनांस, जैसे बड़े बड़े पब्लिक हाउसेस हो गए, बिजनेस हाउसेस हो गए, जिनके पास पैसा बहुत है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम गोल्ड लोन जैसे, उनके पास पैसा है। बैंक हाउसेस है, कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गया, उनके पास पैसे बहुत है। तो ये फिनेंशियल सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। भाई साहब, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अभी लास्ट की लाइन हमने पढ़ा, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? 4। कौन कौन सी? इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंस सिस्टम ये 4 चीज़ों के ऊपर चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? पहला क्या है? हमको पहला फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, क्योंकि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट सच एज bonds, stocks, derivatives, government security, foreign currency, etc. is undertaken। मतलब सर, फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, स्टॉक्स, फॉरेन करेंसी में इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे हम अपने डेरिवेटिव्स या स्टॉक, शेयर, ये सबको क्या कर सकते हैं? इजीली ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? फाइनेंशियल मार्केट। डेरिवेटिव के अंदर अलग अलग बोलते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी, है ना, फिर कमोडिटीज, गोल्ड, कोई कॉपर में डिरेक्ट। तो हम अलग अलग जगह से क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ शेयर खरीदना बेचना नहीं होता है। हम चाहिए तो गोल्ड खरीद के गोल्ड बेच सकते हैं। उसमें डेली बेसिस पर क्या होता है? फ्लक्चुएशंस आते हैं ना। कमोडिटीज़ होती है, कमोडिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड में, ट्रेजरी बिल्स में हम डील कर सकते हैं। तो वो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द क्लॉकिंग ऑफ द टाइम, डेली बेसिस पर। जैसे कमोडिटीज़ का मार्केट है, कमोडिटी मतलब कोल मतलब कोयला, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब हम ओवर द क्लॉक 24 घंटे हम खरीद और बेच सकते हैं। तो वो डेरिवेटिव्स हो गए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग सेगमेंट्स है जहाँ पर इजीली हम अपने पैसों को लगाकर उसको मल्टीपल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू द बैंक्स। फाइनेंशियल मार्केट कहाँ से काम करते हैं? बैंक के थ्रू या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, पंत संस्था होती है, छोटे छोटे बैंक जो यानी RBI से रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन दे आर एक्टिंग एज अ बैंक। वो कैसे काम करता है? बैंक के जैसा काम करता है। जैसे बजाज फाइनेंस का नाम सुना है? वो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। बैंक नहीं है, दे आर नॉट बैंक्स, लेकिन वो लोन भी देंगे, कार लोन भी देंगे, कंज्यूमर लोन भी देंगे, मोबाइल के लिए लोन भी देंगे, जो चाहिए वो आपको वहाँ पर मिलेगा। ब्रोकर्स, दलाल, म्यूचुअल फंड्स,
डिस्काउंट हाउसेस मतलब जो आपको जैसे अंडर राइटिंग वगैरह वाले होते हैं ना, कि 100 का शेयर आपको हम लोग जल्द सस्ते में दिला देंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, टाई अप करते हैं किसके साथ, कंपनी के साथ। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट, दैट इज मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट को दो इंपॉर्टेंट मार्केट में डिवाइड किया गया, दैट इज मनी मार्केट और फंड। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इसका डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा और इसके अंदर क्या चीजें आएगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया है, क्या दिया, पढ़ो। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी। मनी मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है, और वो भी कौन से टर्म के लिए सर, शॉर्ट टर्म, या ऐसा कह सकते हैं मीडियम टर्म, आप जब चाहो अपने पैसे को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आज आपके पास पैसा है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया, ठीक है, मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने उसका किसी कंपनी के शेयर खरीद के उसको मार्केट में लगा दिया, मानो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मैं जब चाहूँ वो शेयर बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर पर्पस क्या है, व्हाट इज माय पर्पस, यहाँ पर मेरा पर्पस है शॉर्ट टर्म मनी। क्या है मेरा पर्पस, शॉर्ट टर्म मनी। अगर मेरा पर्पस शॉर्ट टर्म में है तो उसको मैं इजीली कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब हम बात करते हैं मार्केट में लिक्विड का मतलब यहाँ पर होता है कैश। किसमें लिक्विड मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैश। तो जब आप पैसा लगाकर, ठीक है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ। जैसे मैं दोस्त के पास गया, दोस्त को बोला यार मेरे को 10,000 की सख्त जरूरत है, मुझे दे दे, मैं 1 हफ्ते में दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, मनी मार्केट। ज्वेलर के पास गया, ज्वेलर को मैंने गिरवी रखा, पैसा ले लिया, क्या हो गया, मनी मार्केट। मुथूट फाइनेंस में गया, मनापुरम गोल्ड लोन में गया, वहाँ पे गिरवी रखा, वहाँ से पैसे ले ले, क्या हो गया, मनी मार्केट। मुझे पैसे की जरूरत है, बट ये पैसा कौन से टर्म पे चाहिए, शॉर्ट टर्म, मैं मनी मार्केट में आके ऑपरेट कर सकता हूँ। मनी मार्केट इज डिवाइड इनटू टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मनी मार्केट दो हिस्से में बटा है, ऑर्गेनाइज और। अब मुझे बताओ, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको आरबीआई के इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती है, यानी जिनके ऊपर, ऑर्गेनाइज का मतलब जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना ही है। तुमने अगर किसी बैंक से लोन ले लिया तो बैंक वाले को आपको टाइम टू टाइम क्या पे करना है, इंटरेस्ट और ईएमआई। ईएमआई भरेगा तो उसमें प्रिंसिपल भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया, सिंपल है। लेकिन आपने है ना बैंक से लोन नहीं लिया, आपने अपने गांव में एक जमींदार था उससे लोन ले लिया, दोस्त से लोन ले लिया, या किसी आपने पैसा लेंडिंग देने वाले लोग रहते हैं ना, उनसे पैसा ले लिया। अब वो आपसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, वो भी कौन सा इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल है क्या, वो महीने का 10% भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, उनको समझ में आ गया कि हाँ इसको पैसे की ज़रूरत है, तो आप जाओगे पैसा मांगने, बोले यार 5% पे नहीं देगा, 10% पे देगा, लेना है तो निकल। तो दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बट बैंक ऐसा कर सकता है क्या, बजाज फाइनेंस ऐसा कर सकता है क्या, मुथूट फाइनेंस ऐसा कर सकता है, नहीं, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द हायर अथॉरिटीज, अपेक्स इंस्टीट्यूशन, आरबीआई हो या उनके इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करता है क्या, तुम लोगों ने ये सुना होगा, हवाला, हंडी, हवाला का नाम सुना, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है इलीगल तरीके से, इनको अपने पैसे से मतलब है, दैट्स इट। अब बैंक ऐसा करता है क्या, अगर आपको 10 करोड़ भी भेजना है, 100 करोड़ भी भेजना है, 10,000 करोड़ भी, तो आप बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। दे आर द लीगल, उनके ऊपर कंट्रोल है, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो मनी मार्केट, हाँ वो समझा मेरे को, शिवाजी द बॉस वाला, आधा नोट तेरे पास, आधा नोट उसके पास, वो वाला सर, पुष्पा ज्वेलरी में जाता है ना, तो फटा हुआ नोट देता है, फिर वो, हाँ वो मैच करता है, हाँ मालूम है बेटा, मालूम, समझा, इसीलिए
वो पिक्चर, वो पुष्पा देख के लोगों का इम्पैक्ट ही चेंज हो गया। अभी अच्छा खासा पढ़ा तो तुम मेरा टॉपिक चेंज करवा दिए। अब सुन लो, पुष्पा पिक्चर आई थी, तुम लोग अभी पुष्पा का जिक्र कर रहा था तो भाई पुष्पा पे बोलता हूँ। पुष्पा में डायलॉग कौन सा था? कैसा झुकेगा? काम वाली बाई उसके यहाँ पे आती थी, काम वाली बोले मेरे को मॉप चाहिए, अब वो झुकेगा ही नहीं। पहले झाड़ू मारने के लिए कैसे झुकते थे अपन, अब क्या आ गया, खड़े खड़े झाड़ू मारते, झुकेगा नहीं साला। पहले जो झाड़ू पोछा कैसे बैठ के अपन झाड़ू पोछा लगाते थे, अब क्या कर दिया, मॉप दे दिया, अब झुकेगा नहीं साला। पुष्पा काम वाला भाई था भाई, उसको पीठ में दर्द था, उसका सेट बोला झाड़ू मार, तो झुक के मार, तो उसने बोला नहीं झुकेगा, क्यों, पीठ में दर्द है, तो उसको तब से आ गया झुकेगा नहीं साला। तो सेठ ने बोला टेंशन नहीं लेने का, बड़ा झाड़ू ले ले। तो रास्ते में तेरी झलक भी ऐसा करते करते कर रहा था। कभी देखा है क्या इंसान को जगह ऐसा अच्छे से जा, वो ऐसा रगड़ रगड़ के क्यों चलता है वैसे ही। हाँ, चप्पल टूटी हुई है, सेठ हंस रहा है, काम करना जरूरी है, और तुम लेके बैठा अपना डेट, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं। अबे झुक जा, पेट में दर्द है, समझ में आ रहा है। अभी सेकंड पार्ट आएगा ना, देखना जरा देखना। अरे लेकिन तुम लोग को अचंभा है ना, 11th में तो तब पुष्पा 1 आई थी ना, 12वीं आके इज्जत ही नहीं दिया तुम लोग को। भाई सर पुष्पा में ऐसा दोनों समझा, मेरे को हवाला का पैसा तू भी ट्रांसफर करता है। चलो माय डियर, नाउ कम टू द कैपिटल मार्केट। ये मनी मार्केट में क्या होता था, पैसों की हेरा फेरी होती है, पैसों का लेन देन होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अरे तुमने अपने दोस्त से पैसा ले लिया, वो भी मनी मार्केट का हिस्सा है। तुमने अपने दोस्त के भाई बहन से ले लिया, उनके पेरेंट्स से ले लिया, अपने अंकल से ले लिया, आंटी से ले लिया, घंटी से ले लिया, किधर से भी लो, पैसा मिल रहा है ना, फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म। सर मेरे घर वाले मेरे पे भरोसा नहीं करते, तेरा दोस्त भरोसा करता है, हाँ चले गए, पैसा ले लिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, घर वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सर मेरा दोस्त बहुत कमीना है, तो क्या करो, 5% पे दे रहा है, ले लिया तूने, मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तेरे पास सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ था, तूने बैंक में चला गया, लोन ले लिया, एक तरीका क्या हो गया, मनी मार्केट। बट टाइम पीरियड क्या है, मैटर करता है। बट कैपिटल मार्केट ऐसा होता नहीं है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, जहां पर इक्विटी और डेप्ट में शेयर्स और इसमें डील किया जाता है। तो बोथ इक्विटी एंड डेप्ट रेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। पैसा चाहिए, और पैसा आपको कौन से समय के लिए चाहिए सर, लॉन्ग टर्म। आप एक लाइन ऐसे भी बना, मनी मार्केट डीलिंग इन शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऐसा भी कर सकते हैं एक सेंटेंस। ठीक है, यहां पर वो इक्विटी और डेप्ट में पैसा लगाने की बातें सोचते हैं। दूसरा, कैपिटल मार्केट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला क्या है सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल आती है, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो इसको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमको पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट अपने कुछ ट्रेजरी बिल बना के उसको गिरवी रख के पैसा आपसे रेज कर सकती है। तो गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज भी होती है, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे डीएसबी हो गया, डीएचएफएल हो गया, एचडीएफसी हो गया, उनको भी कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा कैसे लेते हैं, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना कंपनी के, वो गिरवी रख के पैसा रेज करते हैं। तो वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आ गया, है ना। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए काम करते हैं, उनको भी फंड की रिक्वायरमेंट है। वो अपने प्रोजेक्ट के पेपर क्या करते हैं, अप्रूव करा के उसको गिरवी रख के उससे फंड रेज कर सकते हैं। और लास्ट आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसमें ब्रोकर आ जाता है, कमीशन एजेंट आ जाता है। ये सारे लोग भी कैपिटल मार्केट के लिए काम करते हैं। नाउ कम टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है दीज आर द सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय अपेक्स इंस्टीट्यूशंस, जिनको कोई तो कंट्रोल करता है। अपेक्स मतलब कोई तो ऐसी संस्था है जो उनको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मम्मी पापा तुमको कंट्रोल करते हैं, अपेक्स इंस्टीट्यूट। तो अब आ जाओ ऑर्गेनाइज में, सबसे पहला क्या आता है सर, आरबीआई। नाम सुना है,
जिसका फुल फॉर्म बताएगा उसको आधा नंबर मिलेगा। वेरी गुड, अपने आप को दे देना आधा नंबर। चलो, कमर्शियल बैंक का नाम सुना है? 5 कमर्शियल बैंक का नाम बताओ। आधा मेलोडी लेके जाओ। चलो, टिक टिक 1। 5 कमर्शियल बैंक का नाम बताओ। पहला, हाँ, हाँ, HDFC का फुल फॉर्म मालूम है क्या? नहीं रे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एक लड़के को पूछा टीचर ने, बेटा तेरा पापा क्या करता है? बोले HDFC में मैनेजर है। वाह, तेरा पापा इतना पढ़ा लिखा है? नहीं पापा, नहीं सर, वो मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है। तो HDFC में मैनेजर कैसे बन गए? तो बोला आपने आज तक मेरे पापा से मुलाकात नहीं? बोले नहीं, मेरे पापा है ना हीरा दाबेली एंड फालूदा सेंटर में मैनेजर है। HDFC हीरा दाबेली फालूदा सेंटर। कितना मस्त स्वैग है देखो। दूसरा बैंक, दूसरा HDFC का दूसरा बैंक। वेरी गुड। तीसरा, हाँ, अरे एक बोलो। ICICI बैंक। हाँ, आगे कोटक, एक्सिस, बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, NKGSB बैंक। ये सब क्या है सर? अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। NKGSB कोऑपरेटिव बैंक है, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है, शामरा विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक है। जिन बैंकों के नाम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड लगा होता है उन्हें कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाएगा। थर्ड, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे HDFC मैं बोल सकता हूँ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये नॉर्मली स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेड करते हैं। जिसको भी पैसों की जरूरत होती है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। ये उनके कंपनी में पोर्टफोलियो चेक करता है, उनकी कंपनी की स्ट्रक्चर चेक कर उनकी कंपनी में फाइनेंस देने का काम करते हैं। ठीक है, पक्का? नाउ कम टू फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला 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 the Reserve Bank of India. The central bank is the apex financial institution in the banking industry in the country. यानी हर देश के अंदर कितना बैंक होता है बेटा? एक सेंट्रल बैंक। और हमारे देश के अंदर इस सेंट्रल बैंक होने का सौभाग्य वो किसको मिला है? RBI को मिला है। सिंपल। RBI के कुछ और काम भी है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देश के अंदर मनी सप्लाई करने का काम। अगर आपके बेडरूम से हो रहा है तो आप इलीगल काम कर रहे हो, लेकिन अगर RBI छाप रहा है नोट, अगर आप छाप रहे हो तो इलीगल एक्टिविटी। समझा? तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, इसका लीगल अथॉरिटी है, इसका एक रेगुलर काम है, रेगुलर फंक्शन है। बट अगर वही नोट आप अपने घर पे छापोगे कलर प्रिंटर से तो भाई गड़बड़ है। अगर कोई रहता ना करामती, जिसने अपना पूरा दिमाग अनयूज रखा है, 12वीं के एग्जाम में भी इस्तेमाल नहीं किया, उसको खुराफाती आइडिया आता है कि मैं अब नोट फर्जी बनाऊंगा। एक वेब सीरीज आ रही है फर्जी, शाहिद कपूर की, है ना? वो नोट समझ में आ जाओ, 12वीं पास नहीं होएगा। क्यों पता है? क्योंकि दिमाग अनयूज है ना, दिमाग अनयूज है। तुम लोग भी अनयूज दिमाग लेके घूमोगे तो अच्छा थोड़ी ना है। तो यूज कहाँ करोगे? तो नकली नोट छापेगे। ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ के लेकर जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के काम आता है। उसके बाद गवर्नमेंट को जब भी किसी भी तरीके के बैंकर मतलब पैसा, गवर्नमेंट अपना तिजोरी कहाँ रखेगा? जिस बैंक में रखेगा उसको बोलेंगे अपन बैंकर, मतलब RBI। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। सारे बैंकों का खाता कौन से बैंक में होगा? RBI में, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे वो कोई भी बैंक हो। ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी RBI ने 2 अलग अलग तरीके के रूल्स बनाए, फेमा और फेरा।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों रूल बनाए आरबीआई ने ताकि फॉरेन एक्सचेंज को क्या किया जाएगा, रिजर्व में रखा जा सके, उनसे रिलेटेड रूल से रेगुलेशन बनाए जा सके। आरबीआई के कंट्रोल में ही आता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मार्केट में ज़्यादा पैसा घूमना नहीं चाहिए। मार्केट में अगर एक्सेस कैपिटल हो जाएगा या मार्केट में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा, इन दैट केस मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन वो पोजीशन होता है जहां पर लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर भी खरीदने के लिए रेडी होते हैं, हाई प्राइस पर, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। पेट्रोल आज इतना महंगा लोग खरीद रहे हैं ना, तो भी इन्फ्लेशन। नमक महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, है ना, आटे का आटा महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया, चावल महंगा है, दाल महंगे तो भी खा रहे हो ना। इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे भी क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। समझा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, किसी भी बैंक से रिलेटेड या बैंक किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिनेंशियल डेटाज है तो उसको कलेक्ट करने का, उसको प्रिजर्व करने का, उसको पब्लिश करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। एंड लास्ट प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट में तुमने सुना रहेगा ना, ऐसा सुना रहेगा तुमने, प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो देश है आने वाले पिछले कुछ दिनों से संकटों का सामना कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की समृद्धि के लिए, देश के विकास में कार्यरत है। और जितने भी किसान हैं उनके खाते में सरकार प्रति माह 500 रुपये उनके खाते में डालेगी। तो अनाउंसमेंट, अरे क्या बात है, वाह, ये क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट फंक्शन आरबीआई बोलता है तो होता है। पैसा मोदी जी आके खुद आकर लाइन में लगा, भैया एक काम करो, हसमुख के खाते में 500 रुपये डालो, हम लेकर आए हैं अभी, वो चिरंजीवी के खाते में डालो। आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो क्या करेगा, जिन किसानों का अकाउंट नंबर उनके पास लिस्टेड है उनके अकाउंट में 500 रुपये डाल दिए जाएंगे हर महीने। ठीक है, तुम लोग बोले सर 500 रुपये, बस 500 रुपये तो पिज्जा खाने में चला जाएगा। बेटा किसान के लिए 500 रुपये में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे हाँ, मेरे को ऐसा कुछ आपत्ति नहीं है, मेरे को मैं बोलता हूँ उनको 500 क्या 5 लाख रुपए साल का तो भी चलेगा, डिजर्व करते हो, फार्मर्स डिजर्व करते हैं 5 लाख रुपया। मैं को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पहला कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करने का। जितने एमपी एमएलए ना उनकी एक महीने की पगार रोक दो, देखो सब लाइन पे आ जाएंगे, सब ईमानदारी से काम करेंगे। तुमको पता है अभी सबके हाथ में मोबाइल रहता है, 3 महीने का डेटा कितने का आता है, हाँ 700-800 रुपया फॉर 84 डेज, यस और नो। 2 GB डेटा मिलता है, इसमें 800 रुपये 799 का समथिंग रिचार्ज होता है। चलो मैं मानता हूँ। तुमको पता है जितने भी एमपी एमएलए है, अगर आप इस देश के अंदर पैदा हुए और आप एक दिन के भी एमपी एमएलए है तो आपको पेंशन मिलता है। अच्छा, उस सैलरी के अंदर, उस सैलरी के साथ साथ आपको कुछ अलावेंसेस मिलता है। उस अलावेंसेस में एक महत्वपूर्ण अलावेंस है टेलीफोन अलावेंसेस, और उस टेलीफोन अलावेंसेस के नाम पर हजारों रुपए लिए जाते हैं, हजारों रुपए टेलीफोन अलावेंसेस में। भाई आजकल जियो का जमाना है, एयरटेल का जमाना, 800 रुपए में 84 डेज, ये हर महीना अलावेंसेस उठाते हैं। पेट्रोल सरकार भरेगी, मैं मर रहा हूं एडमिट हो जाओ, एमपी एमएलए हो तो एडमिट हो जाओ, सरकार खर्चा उठाएगी। ऐसा होता है, ये सारा खर्चा, ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट उठाते, तो गवर्नमेंट के तिजोरी में लेके बैठी है क्या, नहीं, उनका अकाउंट कहां पर है, आरबीआई। आरबीआई विल गोइंग टू टेक ऑल द फॉर्मेलिटीज। मैं तो कहता डेवलपमेंट फंक्शन करना तो सब एमपी एमएलए का पगार रुका तो सब इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हाँ, छुट्टी मारा पगार कट,
एमपीएमएलए का पगार नहीं कटता, मालूम है कि नहीं? अगर उनका अधिवेशन चालू है, मॉनसून अधिवेशन चालू है या बजट का सत्र चालू है, एमपीएमएलए दांडी मार देता है, उनका पगार वगैरह नहीं कटता है। हाँ, बिंदास। मैं बोलता काट लेता धरती के बोझ। दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। देख भाई, कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम प्रोसेस पे चलता है। इफ एनीवन हैज अ डेयर टू ब्रेक द प्रोसेस, उसको निलंबित करना चाहिए। आज एक इंसान से देश बदलने वाला नहीं है। अगर आपको बोलता ना टीचर होता ना, टीचर पुराने ज़माने में टीचर, अभी तो बहुत टीचर हम लोग सब भी हो गए। हाँ, लिटरली बोल रहा, अभी सब टीचर। पहले तुम्हारे मम्मी पापा को पूछेंगे ना कि आपके टीचर आपके साथ कैसे व्यवहार करते थे, तो वो बताएंगे कि तेरी नानी जो है ना, नानी या तेरे दादी जो है ना, मेरे को है ना टीचर के सामने से पकड़ के लेकर जाती थी और फेंक देती थी, बोलते मारो पीटो कुछ भी करो, मेरे बेटे को पढ़ा के निकालो। और हमारा जो टीचर था वो जमीन पे बैठाता था, पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, चौक से पढ़ाया करता था, ठीक है। और इतना मारते थे, अगर पहाड़ा नहीं आया 15 दूनी 30, बीच में पूछते थे 16 छांग कितना, 16 छांग। हाँ, और नहीं बताया तो टीचर मोटा मोटा डंडे से कभी तलवे पे मारता था, जितने कदम आले चलू तुझे तारों के शहर में। हाँ, काय का तारों का शहर, पैर ही नहीं रख पाते थे। और अभी टीचर मारा, क्या बे तू मेरे को मारेगा, तू जानता है मेरा बाप कौन है? ये एटीट्यूड है। बिकॉज अननेसेसरी चेंजेस। अभी के जनरेशन को कोई कुछ नहीं बोलता, तुम जियो या मरो, पढ़ो या भट्टे में जाओ। जो पढ़ेगा वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। इंसान 2 चीजों से सीखता है, हमेशा कहता हूं, दूसरों के एक्सपीरियंस से या खुद की ठोकर से। तो एक्सपीरियंस सुन के भी नहीं सुधरा, कोई बात नहीं, जिंदगी में ठोकर लगती रहेगी। ताश की गड्डी का जोकर, जिंदगी में ठोकर बड़ी जरूरत है, समझा? दोनों ही कभी भी किसी की भी गेम पलट सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी ये सारे फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो उसके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमें ब्लेम करना आसान है कि गवर्नमेंट ऐसी है वो गवर्नमेंट, लेकिन जब रियलिटी में जब वो काम आता है, जैसे खाना तुम लोग बनाते हो, आज मूड है खाना बनाएंगे, चलो खाना बनाने में भी चैलेंजेस है। तो जब आपको 4 लोगों के लिए खाना बनाने में इतनी प्रॉब्लम है, वो तो भाई सब पूरा देश चला रहे। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो या किसी भी जमाने का हो, चैलेंजेस सब में थे, चैलेंजेस सब में आएंगे भी। बट जब भी फाइनेंशियल मैटर की बात करेगी तो कंधे से कंधा कौन मिलाता है? आरबीआई, हमारे देश की अगर हम बात करें तो, ठीक है। फिर बात करते बेटा व्हाट इज कमर्शियल बैंक। अच्छे से पता है कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, बोले कि कैसा, दे आर टेकिंग मनी, ठीक है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट and lending money to the public at high rate of interest. The difference between two rate of interest is the profit. मतलब लोगों से पैसा लेते समय कम रेट है ना, और लोगों को पैसा देते समय, लोन देते समय हाई रेट। वाह रे वाह, मतलब मैंने अगर एसबीआई में पैसा डाला 100 रुपया तो मुझे 4 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर मैं एसबीआई में जाकर 100 रुपये का लोन लूंगा तो मुझसे 12 रुपया लेंगे वो एज अ इंटरेस्ट। तो बीच में जो 8 रुपया ज्यादा है वो 8 रुपया किसका प्रॉफिट है? कमर्शियल बैंक का। क्लियर है? देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला है प्राइमरी, दूसरा है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, और लैंडिंग ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस, लोन देने का। इनका पहला काम क्या है सर? डिपॉजिट लेने का और लोन देने का।
ये दो इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये जो भी आपको लॉकर फैसिलिटी के साथ दिया जाता है, ये सब उनका सेकेंडरी फंक्शन आता है। समझा? यस और नो? नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे मैंने बताया एक्सेप्टिंग ऑफ लोन्स, तो टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, मैंने पैसा डाला, मैंने बैंक में पैसा डाला, बट किसके लिए? फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, समय दिया है, समय के हिसाब से डाला, तो जब तक एक्सपायरी नहीं होगी तब तक मेरा पैसा मुझे रिटर्न। और मान लो अगर आपको आपका पैसा रिटर्न चाहिए तो आपको लो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट, मेरा पैसा मुझे अभी मांगता है, तो आप कहाँ पे जाओगे? डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सिंपल है, आप जब चाहो अपना विड्रॉवल स्लिप भरो, चेक या एटीएम के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह भी है। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? आगे अब यहां पर देखो, टाइम डिपॉजिट में आ गया डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में पहला क्या है बेटा? डिपॉजिट मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इस पर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलता है? हाई मिलता है, बिकॉज यहां पर आपका पैसा लंबे समय तक बैंक में रहने वाला है। दूसरा होता है बेटा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो रेगुलर इंटरवल टाइम पर आपको समय समय पर देना होता है। कितने लोगों ने बीसी का नाम सुना है? नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, एक महीने की एक तारीख होती है, वो तारीख पर आपको बीसी जमा करनी होती है, फिर चिट्ठी निकलती है, उस चिट्ठी में जो नाम आएगा उसको बीसी का सारा पैसा दे दिया जाता है। यही होता है। उसी तरीके से आपने बैंक के साथ क्या किया? ट्रांजैक्शन किया है, और बैंक आपको एक फिक्स डेट दे देगी, आपका डेट भी फिक्स, आपका अमाउंट भी क्या हो गया? फिक्स। आपको उस तारीख पर जाना है, उतना अमाउंट पेड करना है, इसको बोलेंगे रिकरिंग। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एज कंपेयर टू सेविंग करंट से ज्यादा, बट फिक्स से थोड़ा सा कम मिलेगा। समझा? फिर टाइम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मली कौन करता है सर? जो सेविंग करना पसंद करता है। सर सेविंग कौन करता है? सैलरी वाला बंदा, जिसकी फिक्स इनकम हो, ठीक है, वो बंदा क्या करता है? सेविंग करना पसंद करता है। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बाकी सबसे कम मिलता है, लेकिन यहां पर आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, हाँ ना, पासबुक की फैसिलिटी मिलती है, आपको एटीएम कार्ड की फैसिलिटी वगैरह कहां पर मिलती है? सेविंग में। करंट अकाउंट इज अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। भाई साहब कौन बनाता है? बिजनेसमैन। ओ हो, ऐसा क्या? बिजनेसमैन के लिए कौन सा अकाउंट है? सर क्यों? सेविंग से काम नहीं चला सकता है क्या? चला सकता है, बट अगर आपका हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी जैसे सेविंग अकाउंट का लिमिट बताता हूं, अगर आप बैंक से डील करते हो तो साल में 40 से लेकर 45 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। 42 करंट अकाउंट में से कोई लिमिट नहीं है, आपको जितने लोगों से ट्रांजैक्शन करना है उतने लोगों से क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन तो आप करंट अकाउंट। यहां पर आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको चेकबुक भी मिलेगा, पासबुक भी मिलेगा, एटीएम जैसी फैसिलिटी भी मिलेगी, और सबसे सोने पे सुहागा बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? आगे बढ़े। ये उसी में पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा रैपिड ले रहा, अदरवाइज सेम स्लाइड मैंने उसी में डाला ताकि मल्टीपल रिवीजन हो सके। नाउ कम टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें प्राइमरी हम लोग ने ऑलरेडी ये कर दिया फर्स्ट पार्ट, जिसमें अब सेकंड पे आता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन। कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है, कौन से बेसिस पर देता है? आपके क्रेडिट के ऊपर।
बट कौन सा लोन देता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। पैसा आपको चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए, उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। एंड लोन लेने से पहले आपका पर्पस डिसाइड पूछा जाता है। खाली पर्सनल लोन में आपका पर्पस नहीं पूछा जाता, बाकी सब में आपको लोन का पर्पस पता होता है। कार के लिए लोन लिया तो कार में यूज होगा, बाइक के लिए लोन लिया तो बाइक, मैरिज के लिए लिया तो मैरिज। एडवांसेस में आपके पास ऑप्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट, ये किसको मिलता है सर? करंट अकाउंट वाले को। कैश क्रेडिट मिलता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी आपको मिल सकता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी दो ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, आपके पास पैसा नहीं है, आप वो बिल जाकर बैंक के पास गिरवी रख के पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। समझा? ये बिल कौन सा बिल होता है सर? ट्रेड बिल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एजेंसी फंक्शन। अब ये एज ए एजेंट के तौर पर क्या करते हैं सर? काम करते हैं। अब एजेंसी फंक्शन में एजेंट के तौर पे क्या काम करेंगे? मानो मेरे को LIC का पेमेंट करना है, मुझे किसका पेमेंट करना है? मैंने क्या किया, एक फॉर्म भरा ECS का, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का एक फॉर्म भरा, फॉर्म भर के टप्पा वप्पा मार के LIC ऑफिस में जमा किया, और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को हर महीने की सो एंड सो डेट को मेरा सो एंड सो अमाउंट कट जाना चाहिए। क्या है वो? एजेंसी। एज ए एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो जब बैंक आपके एजेंट के तौर पे या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? एजेंसी। लेकिन आपकी यूटिलिटी, आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने का जब वो काम करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट काम किया जाएगा, तब वो कहाँ पर आ जाएगा सर? यूटिलिटी। जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गई, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी कहाँ पर आती है? यूटिलिटी फंक्शंस में आती है। आपने बोला मेरा बिल कलेक्ट करके आओ, कलेक्शन ऑफ बिल, ये सब यूटिलिटी आपके बोलने पर जाएगा, आपके लिए वो खड़ा रहने वाला नहीं है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन में पहला क्या है? पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट, टाइम टू टाइम पैसा कलेक्ट करने का। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? आपका जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स, स्टॉक, आपके पास कितना असेट है, कौन सा लॉन्ग टर्म असेट है, कौन सा शॉर्ट टर्म असेट है, कौन सा मीडियम टर्म असेट है, ये आपको सजेस्ट करने का काम करता है पोर्टफोलियो। आपको रिटर्न, फंड ट्रांसफर, आज तो जब से गूगल पे वगैरह आ गया तो फंड ट्रांसफर हम लोग खुद ही कर लेते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन, कौन सा अकाउंट की बात करें हम लोग? डीमैट अकाउंट, जहां पर आप शेयर्स वगैरह ट्रेड कर सकते हो। और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज। अभी मेरे को YT से पेमेंट आता है तो मैं खुद जाता हूँ क्या लेने के लिए अमेरिका? बैंक में ही आता है ना। तो जब बैंक में पेमेंट आता है तो वो क्या करता है? जो भी पेमेंट मेरे को यहाँ पर आया वो अकाउंट में क्रेडिट करता है, बाद में वो अपना कमीशन, फॉरेन कमीशन और फॉरेन सर्विस चार्जेस लगा देते हैं। समझा? तो अभी पेमेंट मेरे को यूट्यूब से आता है, उसके पेमेंट में कमीशन और सर्विस चार्ज काट के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उन लोग। ठीक है, फॉरेन ट्रांजेक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन मतलब ये हमारे बोलने पर करेगा, जैसे ड्राफ्ट इशू करना है, चेक इशू करना है, लॉकर फैसिलिटी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई साहब मेरे को पैसा मांगता है, मुझे इन्वेस्टर पैसा देना चाहिए, तो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा? तो अगर आप बैंक को कुछ पैसे देते हो तो वो आपके लिए क्या बना सकता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। गिफ्ट चेक, बड़ा सुना है, कौन बनेगा करोड़पति में बड़ा सा चेक देता है? गिफ्ट चेक। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, यानी जब आपके शेयर कोई भी नहीं खरीदेगा, जब आपके शेयर कोई नहीं खरीदता, आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो वो शेयर खरीदने के लिए। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर सर्विसेज का मतलब वो होता है। एंड गोल्ड लोन वगैरह लेते हैं ना हम लोग बैंक से, तो गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। फिर आ जाओ कोऑपरेटिव बैंक। सुना है कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? In India, cooperative banks are registered under Indian Cooperative Society Act, regulated under Banking Regulation Act. Registered कहाँ होते हैं? Indian Cooperative Society Act में। लेकिन उनको रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन कहीं और
रेगुलेशन कहीं और। सिंपल। कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, गाँव में और सेमी अर्बन एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा नहीं है, अर्बन में भी अभी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए। The main aim of a cooperative bank is to provide credit facility to the economically backward people, farmers, small scale units. Generally, the cooperative bank works at 3 different levels. Simple सी बात बोलो तो जिन लोगों को कमर्शियल बैंक पैसे नहीं देता, जैसे हम जैसे लोगों को अगर कमर्शियल बैंक हम जाते हैं अप्लाई करते हैं और हमको पैसे नहीं देता, हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग देख के भी पैसे नहीं देता, तो इन दैट केस कोऑपरेटिव बैंक में अप्लाई करने पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, पॉट मेकर्स होते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनको कोऑपरेटिव बैंक क्या कर सकते हैं, लोन देने का काम कर सकती है। समझ में आ रही बात? ये नॉर्मली कितने लेवल पे काम करते हैं? 3, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। प्राइमरी जो क्रेडिट सोसाइटी वो कौन से लेवल पे काम करती है? विलेज। डिस्ट्रिक्ट वाला कौन से लेवल पे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट वाला स्टेट। इतना क्लियर है? अब ये जो प्राइमरी क्रेडिट है वो मेंबर और कॉमन पब्लिक से क्या करती है सर? डिपॉजिट कलेक्ट करती है। तो सर ये भी क्या करेगा? ये भी पब्लिक से और लोगों से ही पैसे कलेक्ट करने वाला है। सर स्टेट वाला क्या करेगा? वो भी वही करेगा। बट मदद कौन किसको करता है? तो प्राइमरी को मदद करने वाला कौन? स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। प्राइमरी से बड़ा कौन? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, तो वो दोनों मदद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को कौन मदद करेगा सर? डिस्ट्रिक्ट को मदद करने वाला कौन है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और स्टेट को कौन मदद करेगा सर? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है क्या? एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इनका मेन पर्पस क्या है? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जिनको बहुत छोटे छोटे लोन्स की जरूरत होती है, अडानी जैसा नहीं लाखों करोड़ों का लोन लेने का, इनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की जरूरत होती है। अगर ये लोन कमर्शियल बैंक में नहीं देता है तो इन दैट केस कोऑपरेटिव बैंक विल गोइंग टू प्रोवाइड द लोन्स। फिर क्या बात करते हैं? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFI। ठीक है, बेवफाई नहीं रे बेटा, DFI। बेवफाई बोल रहा है, इतना चढ़ गया उसको नशा। Development financial institution are agencies that provide medium and long term financial assistance. Development financial institution आपको पैसा देती है, बट कौन से पर्पस के लिए देती है सर? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। भाई साहब डेवलपमेंट शॉर्ट पीरियड में नहीं होता भाई साहब, लंबे समय, थोड़ा समय लगता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म और मीडियम में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बी एस्टैब्लिश इन 1948। इनका काम क्या होता है सर? जो इंडस्ट्रीज होती है ना, छोटी छोटी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन शॉर्ट अगर आप अपने इंडस्ट्री को, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप DFI के पास जाकर अप्रूवल के लिए जा सकते हो। वो आपके क्रेडिट स्टैंडिंग और सारी जांच पड़ताल करने के बाद आपको लोन दे सकती है। प्रॉब्लम है? फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। The Discount and Finance House of India was set up in 1988 as a money market institution based on the recommendation of Waghol Committee, यानी DFHI। ठीक है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है वो 1988 में वघोल कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? इट इज जॉइंटली ओन बाय RBI। पैसा का मैटर है तो RBI तो आएगा ही। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी, कैश लिक्विडेशन आने के लिए, मनी मार्केट में पैसा इजीली लिक्विडेट करने के लिए
DFHI को फॉर्म किया गया था 1988 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वॉघोल कमेटी, जिसमें RBI, पब्लिक सेक्टर्स बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए थे, जिनका मेन मकसद था मनी मार्केट के अंदर कैश को लिक्विडेट करना है। इजीली कैश अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी चलती तो पैसे से ही, जितना मनी सर्कुलेट होगा उतनी इकोनॉमी स्मूथली चलने वाली है। फिर आ जाओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी तक क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइज। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल, जिसमें 3 आते हैं। पहला आता है इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंटरमीडियरीज। पहला क्या है? इंडिजीनियस बैंकर। दे आर नॉट बैंक्स बट एक्टिंग एज अ बैंक। ये बैंक होती नहीं है लेकिन बैंक के ऐसा काम करती है। दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट द फंक्शन सिमिलर टू द बैंक। बैंक जैसा ही काम है लेकिन बैंक नहीं है। दे मोस्टली डील इन द इंडिजिनस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज फंडिंग। छोटा छोटा पैसा आपको देने का काम करते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड पे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। एक मार्केट में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे मार्केट में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये इंसान की शक्ल देख के उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स आर मोस्टली कन्फर्म टू सर्टेन सोशल स्टेट। कुछ कुछ लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा, कैटेगरी ऑफ पीपल तक ही सीमित रहते हैं। उनको पता है ये पर्टिकुलर इंसान है, इसको इंटरेस्ट दे, इसको अगर हम लोन देंगे तो इससे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लोगों तक ही या पर्टिकुलर लोगों तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन द अनबैंक्ड एरियाज। जहाँ पे बैंक नहीं होते वहाँ पर ये लोग ऑपरेट करते हैं। एंड प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये छोटे छोटे जितने भी एग्रीकल्चर, फार्मर, छोटी छोटी इंडस्ट्री होते हैं उनको डायरेक्टली उनके घर पे के अंदर बैठ कर लोन देते हैं। और वो बोलते टेंशन से लेने का नहीं, छोटा मोटा लोन है, हम आपको देंगे इस महीने की 16 तारीख को हम आपके घर से आकर आपसे पैसा लेकर जाने वाले हैं। मतलब हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, ये घर के अंदर आके लोन देना पसंद करते हैं हर महीने के। ये हाँ, लेकिन इनका एक लिमिटेशन भी है। ज्यादातर इंडिजिनस बैंकर का ऐसा देखा गया कि दे आर गिविंग लोन इन अ ग्रुप। लेट से 3-5 लोग, पांचों ने मिलकर लोन लिया, 10-10 हज़ार का लोन लिया, 50 हज़ार का लोन हो गया। पांचों की तारीख एक ही होगी, पांचों का कलेक्शन एक ही दिन होगा। अगर एक बंदा पैसा लेके भाग गया तो भाई साहब इसका जो पैसा है ना वो बाकी के 3-4 लोग मिलकर देने वाले हैं। ये डिसएडवांटेज है। ये मनी लेंडर्स ये होते हैं जमींदार टाइप लोग। सुना है कि नहीं? ये स्पेशल कम्युनिटी। अभी मैं बोलूँगा तो कुछ लोग होते हैं जो पैसा बोलते हैं ना ब्याज पे देना, ब्याज का धंधा करने वाले लोग होते हैं ना, मनी लेंडर्स। और ये इनका बेसिकली काम होता है, ज़्यादातर मैंने जितना तो ऑब्जर्व किया ज़िंदगी में, खून चूसने का काम है। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, इनसे पैसे मत लेना, क्योंकि ये सबको पैसे नहीं देखते। ये उनको पैसे देंगे जिनका इनको घर पता हो, ताकि आपका खून चूसने के लिए आपके घर तक आ जाए। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, द मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस। ज़्यादातर लोग कहाँ पे काम करते हैं? मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओ हो ज़्यादा ब्याज, वाह 10%। बैंक यहाँ पे साल का 22% इंटरेस्ट चार्ज करता है पर्सनल लोन पे। कितना? 22%। पर्सनल लोन पे 22%। ये महीने का 10% चार्ज करने वाले लोग हैं कोई कोई तो। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। तुम्हारे घर में बेटी की शादी है, दे आर अनप्रोडक्टिव पर्पस, मिलेगा लोन। इनके पास सब चीज़ के लिए लोन है।
तुम्हारे घर में किसी की मैयत हो गई, तुम्हारे पास पैसा नहीं, मनी लेंडर के पास जाओ, 5,000 रुपया देगा, बोलेगा 10% के हिसाब से मैं तेरे को दे रहा हूँ। ये कोई भी पर्पस के लिए लोन दे, उनके पास पैसा बहुत है, तुम पैसा लेके जाओ, ब्याज दो बस। इनको सिर्फ किससे मतलब है? ब्याज से। तुम्हारा काम कुछ भी हो, तुम्हारा पर्पस कुछ भी हो, तुमको पैसा मिलेगा, वेदर दे आर यूज्ड इन बिजनेस और अदर पर्पस, चलेगा। उनको सिर्फ पैसे से और उनके ब्याज से मतलब होता है। एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिशन, स्मॉल ट्रेडर एटसेट्रा यूजुअली बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर। ये गाँव में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं, आर्टिशन होते हैं, स्मॉल ट्रेडर होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाने, वो ज़्यादातर इन लोगों से पैसे लेता है। एट प्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ द मनी लेंडर हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई ड्यू टू देयर एक्सप्लोटेड टेंडेंसी। भाई ये खून चूसने वाली टेंडेंसी है। जोक का नाम सर, जोक सुना है कि नहीं? कीड़ा होता है एक, चिपक जाता खून चूसता है, ये वैसे लोग हैं। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत है, बैंक लोन नहीं दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स उनको खड़ा नहीं कर रही है। पिछले स्लाइड में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज देखा, वो सब देखा, कोई पैसा नहीं दे, तो अल्टीमेटली वो भगवान के पास जाता है जिसका नाम है मनी लेंडर, और अपना खून चूसवाते हैं। लो भाई मेरा खून चूस लो, इधर से चूसो, इधर से, इधर टेस्टी है। हाँ, ये आपको मार डालेंगे, इतना टॉर्चर करते हैं। तुम पैसा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, ब्याज टाइम पे दो। फिर बात करते हैं अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमेडिएट, दे इंक्लूड चीट फंड। नाम याद आया? लक्ष्मी चीट फंड। एक का डबल, एक का डबल। कभी भी याद रखना, अगर कोई कहे मैं आपको 10 लाख का 20 लाख करके देता हूं 1 साल के अंदर, समझ जाना लक्ष्मी चीट फंड, पैसा लेके भाग जाएगी छोकरी, छोकरा, कोई भी हो सकता है भाई। भाई साहब, कोई भी ऐसा बिजनेस आज तक है ही नहीं जो 15% से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो। कोई भी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी मैक्सिमम 15% इंटरेस्ट देती है। कितना? 15%, इससे ज्यादा कोई नहीं। 10 लाख का 11.5 लाख रिटर्न मिल रहा है, चलेगा। कोई 10 का 20 दे रहा है और तुम्हारी प्रॉपर्टी ओपर्टी बेचकर, गाड़ी वगैरह सब बेचकर, बीवी के गहने वहने गिरवी रखकर, बेच बाज के आपने 10 लाख जमा किया, उसको दिया, अगली बार वो गायब। उसको तो मौके की तलाश थी। निधि, लोन कंपनीज एटसेट्रा अंडर चीट फंड्स, members make regular contribution to the fund, bids and draw and made on the basis of a criteria mutually agreed upon the members। ये नॉर्मली चीट फंड वगैरह बीसी को कहा जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जैसे हम आसपास जो 15-20 लोग होते हैं वो जानते हैं, एक दूसरे को चेहरा देखते हैं ना, तो हम आपस में पैसा लगाते हैं, उसको चीट फंड बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक कंपनी उन्होंने लक्ष्मी चीट फंड, वो दूसरों का पैसा लेकर भाग जाती है, उसके लिए उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड। चिट्ठी उड़ेगी, पहले पैसा जमा होगा, पैसा जमा होने के उसमें बोली लगती है, बीसी बोली लगती है, मालूम है ना? हाँ, जो बोली तो बोली जीतेगा उसको पूरा पैसा दे दिया जाता है, तोड़ा जाता है अमाउंट का, ऐसा बोला जाता है। Accordingly, the collected funds to given to the chosen member, cheat funds mostly operate in Kerala and Tamil Nadu. Nidhi is also a type of mutual benefit fund thriving on the contribution of its member. Loans are provided to the members at a reasonable rate of interest. सब एक तरीके का ही है। एक पर्टिकुलर से केरला और तमिलनाडु में से चीट फंड कहा जाता है। निधि भी एक तरीके का क्या होता है, उसी तरीके का फंड्स होता है, जहां पर हम मेंबर्स को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट। जैसे एक मेंबर 500 देगा, दूसरा 500, ऐसा 20 लोगों ने मिलकर 10,000 रुपये जमा किया। अब इस पैसे की किसको ज़रूरत है? बोले मेरे को ज़रूरत है, तो ये लेके जा 10,000, बदले में तुझे 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने। बोले हाँ ठीक है चलो, 10,000 का 2% है तो 200 रुपये इंटरेस्ट चलेगा। तो ये पैसा कलेक्ट करके किसी एक की क्या की जाती है, मदद की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। लोन कंपनीज आर फाइनेंशियल कंपनीज, they provide loan to the trader, small scale industry and self employed person. Being unregulated, they are charged high rate of interest.
ये अनरेगुलेटेड मार्केट जो चीट फंड वगैरह जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, नॉर्मली आरबीआई ने ये सबको बैन कर दिया है। ना कम टू रोल ऑफ मनी मार्केट। चलो ध्यान दो रोल ऑफ मनी मार्केट में। पहला क्या है रोल ऑफ मनी मार्केट? short term requirements शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स। बोरोवर मतलब पैसा लेने वालों को पैसे की जरूरत है, बट ये पैसा उनको कौन से पीरियड के लिए चाहिए सर? शॉर्ट टर्म मिलेगा, समझा? दूसरा, अगर आपको लिक्विडिटी मैनेज करना है, लिक्विडिटी मतलब आपको अगर आपका कैश क्या करना है? मैनेज करना है, तो मनी मार्केट विल बी द बेस्ट प्लेस। आप बोलते हो, जैसे बोलते हैं ना, पैसा पड़े पड़े सड़ जाएगा। सड़ जाएगा इन द सेंस पैसा बढ़ने वाला नहीं, लेकिन अगर आपने पैसे को काम पे लगाया है, कहीं पे शेयर खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, किसी को लोन दे दिया, वो आपको पैसा कमा कर दे रहा है। तो अगर आपको कैश कमा कर चाहिए तो आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। मनी मार्केट वही जगह है जहाँ पर आप पैसे को बढ़ा सकते हो, लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिक्विडिटी मैनेज करने में रेगुलर बेसिस पर जो फंड्स अवेलेबल होते हैं वो इजीली लिक्विड, मुझे जब जरूरत है मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, आज मेरे पास 10 लाख रुपया मैंने लगा दिया, 4 दिन बाद मुझे वो 10 लाख की ज़रूरत है, तो मुझे इजीली वो 10 लाख मिल जानी चाहिए। वो मनी मार्केट डिसाइड का कॉन्सेप्ट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मैंने शेयर में पैसा लगाया, मैंने डिबेंचर में पैसा लगाया, मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने बैंक में पैसा लगाया, मेरे करंट अकाउंट में पैसा है, मैंने किसी को चीट फंड में पैसा लगा के रखा, मैंने मेरे पैसे को क्या किया? अलग अलग जगह पर बांट के रखा है। इन सब को क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, मुझे अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने पैसा लगाया, मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए सर? रिटर्न, अच्छा खासा पैसा रिटर्न चाहिए। इन शॉर्ट, अगर 1 लाख रुपया लगाने पर अगर वो अगले दिन मुझे 1 लाख 1 रुपया मिलता है, मतलब मुझे रिटर्न मिल रहा है, ऐसा मैकेनिज्म। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मेरे को चाहिए कि चलो यार रिस्क नहीं लेना है, आई एम नॉट अ रिस्क टेकर, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को पैसा बढ़ के चाहिए, तो मैं क्या कर सकता? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में क्या कर सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। दैट्स इट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने जो भी पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को अनाउंसमेंट का काम तो आरबीआई करता है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मनी मार्केट। इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ कैश, मनी मार्केट किस में डील करता है? कैश में, लिक्विडिटी में, कैश में। अब उसको उसका काम ही है कैश को इस्तेमाल करना, कैश को काम पर लगाना। कैश पैसा बनाकर देगा तो सही है। जैसे मान लो किसी वड़ा पाव वाले को बड़ा पैसा कमाना है, एक इंसान को पैसा मतलब बिजनेस चालू करना है, मान लो उसको वड़ा पाव का धंधा चालू करना है, बस उसके पास एक ही चैलेंज है, दे डोंट हैव फंड्स, उसके पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव फंड्स, तुम्हारे पास क्या है? उसके पास पैसा नहीं है, दे डोंट हैव अ फंड्स एंड यू हैव अ फंड्स। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुमको बिजनेस नहीं खोलना है, उसको बिजनेस खोलना है लेकिन उसके पास पैसा, तो आप क्या कर सकते हो? उसके पैसे में, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। बोले बदले में मैं क्या दूँ? मेरा पैसा मुझे सूद समेत रिटर्न चाहिए, या उस बिजनेस के अंदर मुझे क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, डेली का मुझे इतना पैसा चाहिए। ये क्या हो गया? रिटर्न। इसको बोलते हैं कैश को इस्तेमाल करना। फिर बोलते हैं ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कॉमर्स मतलब ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी को ग्रो करना है, दे रिक्वायर्ड कैश। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। व्यापार करने के लिए चाहे इंटरनेशनल ट्रेड करो, डोमेस्टिक ट्रेड, उनको भी पैसे की ज़रूरत है,
दे नीड फंड्स, और मनी मार्केट उनको फंड्स देता है। ठीक है, अब नाउ कम टू कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट क्या होता है सर? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स। आपको पैसे चाहिए, वो भी कौन से समय के लिए सर? लॉन्ग टर्म। कौन से वक्त के लिए चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। और ये कौन से इसमें डील करता है? इक्विटी एंड डेब्ट बोथ। इक्विटी एंड डेब्ट बोथ, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया अमेरिका से, बोला पैसा चाहिए। बोला कितना? बोला 2 लाख रुपए। मैंने ट्रांसफर कर दिया। बोला क्या करेगा? बोला बिजनेस चालू करेगा। कर चालू, पैसा मेरे को रिटर्न चाहिए। ठीक है, मैं बोला चल चालू करेगा, लेकिन मैं देखो मुझे तेरी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल मार्केट, ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी कंपनी के क्या कर रहा हूँ? इक्विटीज खरीद रहा हूँ, हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। It is also an important constituent of our financial system. Development of an effective capital market is necessary for promoting more investment as well as achieving the economic growth. यानी किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी है, और जब किसी देश का कैपिटल मार्केट डेवलप होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। दूसरा का देखो, बाहर की कंपनी आके जब इंडिया में पैसा लगाती है ना, तभी देश के अंदर डेवलपमेंट आता है और उसका ग्रोथ भी होता है। तो जब बाहर की कंपनियां आकर देश में पैसा लगाती है, या इंडियन कंपनी अमेरिका या चाइना जैसे देशों में जाकर बिजनेस करती है, बिजनेस सेटअप करती है ना, उसी चीज़ को हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेवर, कॉर्पोरेट सेविंग बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तुमको पैसा चाहिए, मिल जाएगा। पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म। पैसा कहीं से भी आए चलेगा, मैं दूंगा तो भी चलेगा, बैंक देगा तो भी चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा तो भी चलेगा, पैसा आना चाहिए। बट पर्पस क्लियरली है। कौन सा पर्पस है सर? लॉन्ग टर्म। आज पैसा दे कल मांगेगा, नहीं चलेगा। इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, जिसके अंदर पहला क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाम सुना है? अभी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें हम लोग बार बार। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह भी मैंने पीछे लिखवाया है ना। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल एंड ऑल। फिर इंडस्ट्रियल मार्केट में न्यू इश्यू मार्केट, ओल्ड इश्यू मार्केट, जिसको हम प्राइमरी मार्केट और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जब मार्केट में पहली बार शेयर इशू करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। और बाद में जो शेयर इशू ट्रेडिंग चालू होती है वो कहाँ आता है? ओल्ड इशू मार्केट। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उसमें आता है IFCI, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICCI फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्या कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है। इंडियन कंपनीज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है। SFC सेल्फ फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, IIBI और UTI ऐसे बैंक्स है। फिर लास्ट में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल एंड अदर्स। ये सारे सिर्फ आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी ये सारे फंक्शंस उसके अंदर आएंगे। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ऑलमोस्ट ये पूरा पार्ट अपने SP में किया हुआ, तो उसको एज इट इज आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म, आपको आपका पैसा बढ़ाकर चाहिए, ठीक है। आपका पर्पस शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट में पैसा लगाओ। आपका पर्पस लॉन्ग टर्म है तो कहां पर लगाओगे? कैपिटल मार्केट। इक्विटी, प्रोवाइड इक्विटी, यानी किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको क्या चाहिए सर? हिस्सेदारी चाहिए, तो आप पैसे कहां पर लगाओगे? इक्विटी कैपिटल में। सुना है ना, शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना, आपकी आस्क क्या पूछता है? आस्क क्या? वो बोलेगा माई आस्क इज 50 lakhs फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी।
तो 1% बोला मतलब तकरीबन 50 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया ऐसा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पैसा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे किसी ने मुझे बोला सर मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, मेरे को ये पैसा आप 20 साल के बाद देना। मैं आपको कितना देता हूं? 2 करोड़ देता हूं, मुझे आप ये पैसा 20 साल के बाद देना। मतलब कितना लोगे? 20 साल बाद आप कितना एक्सपेक्ट? मतलब 5 करोड़ लूंगा। मतलब ठीक है चलो, तू पहले 2 करोड़ दे तो सही। तू दिया, मैं क्या करूंगा? इस 2 करोड़ से यूज कैसे करना वो सोचूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है सबसे ज़्यादा अगर मुझे पैसा लगा रहा है मेरे बिजनेस, तो मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स एसेट। अगर ये फिक्स एसेट मेरा खुद का होगा तो मुझे रेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मेरी खुद की होगी तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा पैसा बचेगा, मुझे कहीं और डाइवर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने फिक्स एसेट, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने में खाली करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। लीजिंग या तो बहुत महंगा है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास है 2 करोड़, तो मैं लीजिंग पे ले सकता हूँ। 100 सालों की लीज पे ले लिया, अब 100 सालों का रेंट मैंने एक साथ दे दिया। अब मुझे 100 साल बिंदास रह के क्या करना है? बिजनेस करना है। जो भी पैसा आएगा उसको बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो 2 का 5 हो गया, उसको उठाकर दे देना है, अपना छुटकारा। बाकी वो जो प्रॉपर्टी जो 100 साल बाद या जितना भी पैसा एक्सेस पैसा वो किसका हो गया? मेरा। तो जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो? इजीली यूज कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सब लोग घर पे रोटी बनाते हैं। अगर मम्मी बोले कि यार तुम रोटी बना बना के थक जाती हो, तो बड़े बड़े होटल्स में रोटी खुद बनाते हैं क्या? नहीं। कौन बनाता है? मशीन्स। जब पैसा है तो मशीन में पैसा लगाओगे ना, तो दे आर इन्वेस्टिंग फंड्स इन द फिक्स एसेट। फिर क्विक वैल्यूएशन, जैसा मैंने बताया वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल मार्केट वही करता है, मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, क्यों? पहला सवाल ये। मैं तुम्हारी कंपनी में शेयर खरीदूंगा, इक्विटी खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा? बिकॉज वी नीड अ वैल्यूएशन। और वो वैल्यूएशन कौन सी होनी चाहिए सर? फेयर होनी चाहिए। मैं बोलूँगा मेरा क्लास है 50 करोड़ की वैल्यूएशन में मेरे को पैसा दो, भाई कौन देगा? आप 50 करोड़ बोलने के लिए आप सिद्ध करो पहले 50 करोड़ की वैल्यूएशन आई कहाँ से। उसके लिए एक तकनीक होती है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक पूरा चैप्टर होता है, वो सीखो। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, आपका पूरा फंडामेंटल दिखाओ, एमओ दिखाओ, एओए दिखाओ, सब देखने के बाद आपकी वैल्यूएशन क्या होती है? डिसाइड होती है। और इंटीग्रेशन, भाई साहब इंटीग्रेशन यानी यू कैन नॉट इग्नोर कैपिटल मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? ये डिपेंड। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में पैसा लगाएगा, या अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मनी के लिए काम आएगा और एक। तो अगर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपको दोनों को इंटीग्रेट करके ही चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझा? चैप्टर के बहुत लेंथी था, बड़ा था, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, पक्का?